क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं या नहीं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दैट्स अमेजिंग, गुड इवनिंग। सो यार दोस्तों, किसी काम की वजह से ना मुझे अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है, और क्योंकि सेशन शेड्यूल था और मैं नहीं चाहता था किसी भी बच्चे का नुकसान हो, स्पेशली तब जब आपने मुझे कल के सेशन के अंदर एक रिकमेंडेशन दी थी कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोग हमें करवा दीजिए एक बार। तो मैंने कहा कि यार आपकी लर्निंग स्टॉप ना हो, इस वजह से मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर कर जा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से इस सेशन को देख सके और अपनी रिविजन्स को पूरी कर सके। सो सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन और दोनों के कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पे। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट एकाग्रता सीए। लेक्चर नंबर 4 आप देख रहे हैं, सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन। जो लेक्चर्स एप्लीकेबल है फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आप सभी का स्वागत करता हूं इसी यूट्यूब चैनल एकाग्रता सीए पे। तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, फटाक से वीडियो को लाइक करिएगा, अपना अटेंडेंस मार्क कीजिएगा एक बार। अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। पिछले 12 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं, और besides being a CA, besides being a teacher, I am a lifestyle vlogger, Joe Stock speaker and a motivator. अपनी लाइफ में मैं ये 3 मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस, और आप लोगों से कहता हूँ कि आप भी इन 3 सक्सेस मंत्रास को प्रोफेस करें। मेरा टाइमिंग नोट कर लीजिए दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे इसी यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव मिलता हूँ आपको इन सफलता बैच। सफलता बैच एक ऐसी बैच है जहाँ पर हम लोग आपको बहुत डिटेल तरीके में सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। चैप्टर्स अभी तक जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप इस यूट्यूब के होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे जाने के बाद एक प्रॉपर टैब बना हुआ और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्ट प्रोबेबली हम लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट और कंक्लूड कर लेंगे। 1 अप्रैल से हमारी नई बैच चालू हुई है एकाग्रता सीए अड्डा 24/7 ऐप पे। आप ये बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप सितंबर 25 या जनवरी 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू। इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे सफलता बैच हो या 1 शॉट रिविजन्स हो, सो ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली स्कैन दिस QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करें, आगे बढ़ें, ठीक है। चलो, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये पहले 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, डिटेल में हम लोग सारे कंसेप्ट देख चुके हैं, स्पेशली एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को बहुत डिटेल में देखा है, सब्सक्रिप्शंस के कैलकुलेशंस को हम समझ चुके हैं। और कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, मैंने आप लोगों से कहा था कि यार आप लोगों अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में फरमाइश करने वाले थे क्रिश हिबारे, और उन्होंने कहा कि सर ICR मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक बार आप करवा दीजिए। वैसे रियली स्पीकिंग अब बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, सिर्फ कल का एक और लेक्चर होगा और फिर ये चैप्टर का हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक बार फटाक से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। The following was the receipts and payment account of X Club for the year ended 31st March 2022. Okay, 31st March 2022 का आपको दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे बनता है। जो पैसा आया है वो रिसीट है, जो पैसा गया है वो पेमेंट है। ऑल द फिगर्स आर इन ₹1000, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कैश इन हैंड दिया है, हाइलाइटर्स निकाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल एडजस्टमेंट है, वो है बैलेंस एज पर पासबुक। अब सोचने वाली बात है, नॉर्मली हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन यहाँ पर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक इन डिपॉजिट अकाउंट एंड इन करंट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट मतलब क्या? 2 टाइप के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, हमने BRS टॉपिक में देखा है। या तो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिर होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो FD या RD अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट मतलब जो आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसका इन्होंने बैलेंस दिया है एज पर पासबुक, और हम लोगों को क्या चाहिए? बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद में आपको सारी डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये इस चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2021 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन ये रहा, इसको करते हैं स्टार मार्क,
है ना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर में सब्सक्रिप्शन बाकी है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अगेन इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस देना बाकी है, तो प्रिंटिंग चार्जेस को मैं करता हूं स्टार मार्क। स्टार मार्क मतलब वहां पर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, कुछ याद आए क्या? चेक अनप्रेजेंटेड कुछ याद आए क्या? बैंक रिकंसिलिएशन पढ़े क्या? हाँ, चेक अनप्रेजेंटेड मतलब क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। check issued but not presented for payment, estimated value of machinery and plant, interest not yet entered in passbook and bonus to groundsman outstanding। okay, सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 22, the honorarium to secretary and treasurer are to be increased by a total of ₹200। ऑनोरेरियम सिखाया था मैंने, क्या कहा था, ऑनोरेरियम मतलब सैलरी की तरह, दैट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल ऑफ 200। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमें यहाँ पर कौन सी बैलेंस शीट बनानी है। क्या हमें यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है या क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है? सोचो सोचो सोचो। सर ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा लॉजिकली देखना। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एक और लेक्चर लूंगा, लेक्चर नंबर 5 भी लूंगा एनपीओ के रिवीजन पे। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं लेक्चर नंबर 5 कल के लेक्चर में लूं, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, जैसे कृष्ण ने कल कहा था सर इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो लेक्चर नंबर 5 इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन। कोई भी क्वेश्चन की आपकी फरमाइश हो, रिकमेंडेशन हो, प्लीज डाल दीजिएगा। तो यार अब यहां पर यह सोचना है कि डू आई नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट और नॉट। ये क्यों चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट? क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए होता है ओपनिंग कैपिटल फंड। आप ये सोचो, आप ये देखो, क्या इस क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड की फिगर है? आंसर है नहीं। तो अगर ओपनिंग कैपिटल फंड की फिगर नहीं है तो मुझे वो फिगर निकालनी पड़ेगी, और वो निकालने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है हाफ पेज से 2-3 लाइन ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम लाइन ड्रॉ करने का। आई सेड ड्रॉ। ओ ओ ओ, अभी कहाँ थैंक यू बेटा, अभी बैलेंस शीट बाकी है। क्यों ना इसी को कॉपी किया जाए, कॉपी पेस्ट, बहुत बढ़िया। और ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट को पता है क्या कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लोग कॉलमनर फॉर्मेट में बना सकते हैं। सेशन ये लाइव नहीं है, रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बड़ा मिस करूँगा मैं आप लोगों को, लेकिन मैं जहाँ पर भी रहूँगा, अगर मैं फ़्लाइट में नहीं रहा तो डेफिनेटली आपके चैट्स पढ़ूँगा, और चैट्स पढ़ते समय मुझे पता है कि ये देखना मतलब कुछ हरकत यहाँ पर डेफिनेटली हो रही होगी। कुश शाह जो है फिर से देखना, कुश शाह यहाँ पर एंजल प्रिया बन के आया होगा, किसी और अकाउंट के नाम से आया होगा। अर्चिता जैन जो है, अर्चिता जैन भी देखना कुछ तो फर्जीवाड़ा यहाँ पे 100% कर रही होगी। ओरिजिनल अकाउंट से नहीं आकर हमेशा वो लड़की यहाँ पर कोई ना कोई फर्जी अकाउंट से आ रही होगी। मेरा भाई आदि तोपवाल जो है ना, वो एकदम प्यार से शांति से पढ़ाई कर रहा होगा, और कोई ना कोई नया बच्चा यहाँ पर आया होगा यूट्यूब में और कहेगा सर दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, और दिस क्वेश्चन साउंड लाइक मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। बहुत बढ़िया, अद्भुत। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और टाइटल लिखता हूँ बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 21, क्लोजिंग 31 मार्च 22। फिर आते हैं हम एसेट साइड में 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट, है ना।
अब बैलेंस शीट के बाद क्या, बैलेंस शीट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बात क्या, ये तो पहले ही लिखूंगा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हो ये रहा है मेरे साथ कि मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेता हूँ, तो लाइव क्लास लेकर मेरी आदत ऐसी हो गई कि बार बार मेरी नज़र रिकॉर्डिंग में भी इधर ही जा रही है जहाँ पर आप लोगों की लाइव चैट चलती है। बट दैट्स सो अमेजिंग, कितना मिस कर रहा हूँ यार मैं आप लोगों को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है पॉसिबली लाइव सेशन तो मेरा मिस हो जाए, तो मैं आपके चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तब एंड में कमेंट ज़रूर पढ़ पाऊंगा। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के बताना कि यार कैसा रहा आज का दिन, है ना। चलो तैयार है सभी लोग, आर यू रेडी, करें स्टार्ट एक एक करके। वेरी गुड बच्चा पार्टी, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले आपको दिया है कैश इन हैंड, फिर आपको दिया बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स आपके दो टाइप के हैं, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड, ये जाएगा मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कम टू बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड। Now how much is amount of cash in hand? Opening is 100 और closing दिया है 250 rupees in 1000. Opening is 100, closing is 250. चेक करिएगा, ओपनिंग इज 100, क्लोजिंग इज 250। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बैंक बैलेंस दो टाइप के, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट। वेल डिपॉजिट अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है वो कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं और लिखता हूं डिपॉजिट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया है 2230 और क्लोजिंग है 3090। ओपनिंग बैलेंस है 2230, क्लोजिंग है 3090। चेक कीजिएगा, 2230 और 3090, ये है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। आई होप ये सबको आ गया है, क्लियर हो गया, ऑल ओके, परफेक्ट, कोई भी पंगा परेशानी। चलूँ मैं आगे, ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। अब देखना यहां पर आपको इसके साथ में दिया गया है करंट अकाउंट का बैलेंस। अब इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। तो आपको जहां पर भी जगह मिले आप बना लीजिएगा एक वर्किंग नोट, बैंक बैलेंस। वर्किंग नोट बनेगा बैंक बैलेंस का, है ना। किस चीज का? बैंक बैलेंस का, क्योंकि बैंक बैलेंस जो दिया है करंट अकाउंट का वो दिया है एज पर पासबुक, और हम लोगों को करंट अकाउंट का बैलेंस जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा एज पर कैश बुक। तो मैं यहां पर आकर एक छोटी सी प्यारी सी वर्किंग नोट बनाता हूं, ठीक है। 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, और यहां पर आया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा करंट अकाउंट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 600 और क्लोजिंग है 150। ओपनिंग बैलेंस है 600 और क्लोजिंग बैलेंस है 150। अब जो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स होंगे वो एडजस्टमेंट्स को हमें इफेक्ट करना है और हमें निकालना है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या निकालना है बेटा जी? बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। नाउ चलें आगे, डन ऑल ऑफ यू क्लियर। अब बैंक इंटरेस्ट आपको 30 मिला है, रिसीट साइड में लिखा है 30, और यहां पर आपको कुछ लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक इज 2020। बैंक इंटरेस्ट मिला है 3030 का, और इंटरेस्ट जो कि पासबुक में अभी तक एंटर नहीं हुआ है वो है 20। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ होगा? टोटल इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा 50। तो कम टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा मैंने यहाँ हेडिंग्स ही नहीं लिखी है, ठीक है, मैं पहले हेडिंग्स लिख लेता हूँ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रेडिट में आता हूँ और लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट
ड्यू 30 प्लस 20, टोटल इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है वो है 50। समझ में आ रहा है? 30 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है, मिला है, और 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट क्या कहा है? इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, जो अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब करंट ईयर के एंड पे जब हमारा बैंक बैलेंस दिख रहा है 150, तब समझना इंटरेस्ट एंटर नहीं हुआ है, हमने अभी तक इंटरेस्ट को एंटर नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है। मैं सीधा अपने बैलेंस शीट में जाता हूँ, पहले तो एक बार सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, करंट अकाउंट, रेफरेंस दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में कितना अमाउंट आएगा? 2020 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीवेबल, 2020 का। चेक कीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? कुछ लोग देखना जैसे ही पता चलेगा ना कि रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एग्जिट मार लेंगे, वो बोले छोड़ो यार, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, हमें लाइव देखना है। भाई मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो दोस्त, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है यहाँ से ये एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर आपके अंशुल सर, उनको अगर कोई काम आ रहा है और उनको अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है, फिर भी वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग करके जाऊं, मतलब मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि आप लोगों की क्लास बिल्कुल मिस नहीं हो रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो अगर अंशुल सर ये चीज़ सोच सकते हैं, अंशुल सर अगर ये चीज़ कर सकते हैं, तो अगर यही डिसिप्लिन हम लोग फॉलो कर लें एज अ स्टूडेंट कि सर देखो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तो मैं लाइव ही लेता हूँ, बट कभी अर्जेंसी हो जाए, कोई अर्जेंट काम रहे और मैं रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, तो हमारी पढ़ाई सर नहीं रुकने दे रहे हैं। तो उल्टा तो हमें और ज़्यादा जोश दिखाना चाहिए कि जब हमारे टीचर जो है ना, हमारे टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत क्यों करें, क्यों ना करें। पर देखना एक जनरल साइकोलॉजी मैंने देखी हमेशा, जब भी ये पता चलता है सबको कि ये रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, बच्चा एग्जिट मारता है। ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट 2600 एंड देयर इज एन एडजस्टमेंट एसोसिएटेड विद इट। तो मैं आता हूँ इनकम साइड में और यहाँ आकर लिखता हूँ बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ब्रैकेट बनाता हूँ, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखता हूँ, 2600 रिसीव हुआ है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 150, एंड ऑफ द ईयर 100। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 150 है और एंड ऑफ द ईयर है 100। तो अब यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना हुआ चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 2550? चेक कीजिएगा सभी जने, इज इट कमिंग टू 2550? ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये मेरी एसेट है और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग 150 और क्लोजिंग में आएगा 100। चेक ऑल ऑफ यू, ओपनिंग 150 एंड क्लोजिंग 100, चेक ऑल ऑफ यू। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना। रिसीट फ्रॉम टीज, चाय बेचकर पैसा कमाया। अब एक सिंपल सी चीज समझना, अगर आपको कोई भी कॉमन इनकम या रिसीट एंड पेमेंट दिख रहा है तो आपको उसका नेट इफेक्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे रिसीट फ्रॉम टीज, चाय बेचकर 300 रुपये कमाए हैं और कॉस्ट ऑफ टीज, चाय बनाने का खर्चा है 250 रुपये। तो आपने रिसीव किए हैं 300, आपने पे किए हैं 250। मतलब अगर आप इसका नेट इम्पैक्ट असेस करते हैं तो क्या होगा, इनकम है 300, एक्सपेंसेस है 250, नेट इंपैक्ट होगा 5050। नेट इनकम, नेट इंपैक्ट में क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? नेट इनकम कितनी है बेटा जी? 5050। तो अब मैं जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में और यहां मैं लिखूंगा बाय नेट रिसीट्स या नेट इनकम फ्रॉम टीज, नेट इनकम फ्रॉम टीज। आप समझ रहे हैं सभी जने, मेरी रिसीट्स है 300 और पेमेंट्स है 250, मतलब मेरी इनकम हुई है 300 रुपये और बेटा मेरा खर्चा हुआ है 250 रुपये। तो नेट इनकम जो हुई है वो है 50 रुपये, इसीलिए मैं इनकम साइड में लिख रहा हूँ, चेक कीजिएगा। ठीक है, ये फिगर टिक मार्क, ये फिगर टिक मार्क। ठीक उसी तरह एक और एडजस्टमेंट यहाँ पर है, चेक कीजिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर, रिसीट्स है 100 रुपीज़ एंड पेमेंट फॉर फेयर 400 रुपीज़ का पेमेंट है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इनकम है 100 और एक्सपेंसेस है 400, तो नेट एक्सपेंसेस है 300। तो ये आएगा कहाँ पर, एक्सपेंसेस साइड में, टू नेट
एक्सपेंसेस ऑफ फेयर 400 का एक्सपेंसेस है, माइनस 100 की इनकम है, नेट एक्सपेंसेस कितने होंगे चेक कीजिएगा सभी जने। 300 के नेट एक्सपेंसेस हैं, चेक कीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को, है ना? नेट एक्सपेंसेस 300, बहुत बढ़िया। सेल ऑफ इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट आपकी एसेट है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया, उसको अभी नहीं छेड़ते हैं, बाद में देख लेंगे, लेजर अकाउंट बना लेंगे। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट, वैरायटी एंटरटेनमेंट शायद आपकी कोई दुकान का नाम है, वहां से नेट प्रोसीड्स आए 780 रुपीज। इनकम साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट 780 रुपए के नेट प्रोसीड्स है। इनकम साइड में मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिए। और डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट के लिए आपको डोनेशन मिला है 1000 रुपए। एक सेकेंड, डोनेशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू डोनेशन, एक होता है कैपिटल डोनेशन। रेवेन्यू डोनेशन मतलब किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो मेरी इनकम होती है। कैपिटल डोनेशन अगर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको डोनेशन मिला है तो वो कैपिटल डोनेशन है। यहाँ पर डोनेशन मिला है फॉर अ फोर्थ कमिंग मतलब अपकमिंग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला है, जब तक टूर्नामेंट नहीं हो जाता तब तक ये डोनेशन मेरी लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऊपर से 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और फिर लिखिएगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट एंड ऑफ द ईयर में 1000। समझ में आ रहा है? डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट 1000। बार बार आंखें उधर जा रही है कि हाँ। फिर मैं यहाँ पर चैट्स देखता था, काश ये सेशन लाइव होता था, तो फिर यहाँ पर बैठकर कोई रिया कुमारी होती थी, फिर यहाँ पर कोई पटवा जी होते थे, फिर होता था कोई आदि तोपवाल, और फिर आती थी मेरी एंजल प्रिया मम्मी के अकाउंट से, है ना, कुछ शाह मम्मी के अकाउंट से आती थी। फिर आती थी एक फर्जी अर्चिता जैन, फिर आती थी एक फर्जी क्रिश हिबारे। मतलब बार बार नज़र मेरी उधर ही जा रही है और देखो दिल में नाम बस गए। मतलब सीरियसली ये इम्पैक्ट है आप लोगों का। कहते हैं तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आने लगा। तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आने लगा। जब जब भी भूलने की कोशिश की तुम्हें ऐ दोस्त, तो दिल के और भी करीब आने लगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, दिस इज जस्ट अमेजिंग, है ना। तो एक फिगर बाकी है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। ग्राउंड्समैन फी, ग्राउंड्समैन मतलब आपका शायद कोई ग्राउंड होगा, ग्राउंड्समैन की फीस है 750 रुपीज़, ठीक है। एक्सपेंस साइड में आते हैं और लिखते हैं टू ग्राउंड्समैन फीस 750 रुपीज़। चेक ऑल ऑफ यू। अच्छा, मेरे इस शायरी के बदले अगर आपको कुछ कहना है ना तो कमेंट सेक्शन में कह देना। मैं जब लैंड करूँगा जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पहुँचने के बाद वीडियो के कमेंट्स पढ़ लूँगा, तो मेरे पास आपके मैसेजेस पहुँच जाएंगे। मूविंग मशीन आपने परचेज़ की है, अगेन ये मशीन एंड इक्विपमेंट्स अकाउंट में जाएगा। गोडाउन का रेंट का ग्राउंड का रेंट है 250 रुपीज़ खर्चा है। सो 2 ग्राउंड रेंट ₹250। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ टीज हो गया, फेयर्स हो गया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड है 280। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड है, ठीक है। अब इससे रिलेटिंग यहां पर एडजस्टमेंट है 260 80 है, सॉरी 16 ही। अब यहां पर एडजस्टमेंट क्या है पढ़िएगा। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अब समझना 100 रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और 80 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो -100 + 80। सो चेक करिए प्रिंटिंग का अमाउंट कितना होगा, 280 - 100 + 80
इज इट कमिंग 260 रुपीज़? चेक ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग में ना और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा। लाइव के अंदर तो क्या होता है, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए ना तो अभी तक तो आप बवाल मचा देंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस हैं, ये मेरी लायबिलिटी है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस 100 और 80, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 100, एंड ऑफ द ईयर में है 8080। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट दिया है 500 रुपए। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट को लेकर देखो यहां पर एक एडजस्टमेंट दिया है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो टू रिपेयर्स लिख लेता हूं, टू इक्विपमेंट ब्रैकेट बना के 500 रुपीज़। ठीक है, इसका जो एडजस्टमेंट है वो बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटिंग है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। चलो मैं एक बार सब लोगों को वापस बता दूं कि कल का लेक्चर नंबर 5 इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, रिविजनरी टॉपिक। तो अगर आप लोग कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहते हैं जो मैं कवर करूं, नॉट नेसेसरी फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, हम मतलब इवन चाहे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, मॉडल टेस्ट पेपर, कोई भी सोर्स का हो, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। और ज़रूरी नहीं है एक, अगर 2 क्वेश्चंस भी लेना है तो मैं 2 क्वेश्चंस भी ले लूँगा। मतलब मेरा माइंडसेट है कि कल लास्ट लेक्चर हम लोग बाइंड अप करेंगे विद 2 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, है ना। तो ज़रूर आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कमिंग टू पेमेंट साइड, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। अब ये एडजस्टमेंट पे थोड़ा रुकना, पढ़ना, समझना। हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है, उनको हमने 2021 का मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का ऑनोरेरियम पे किया है इस साल 400 रुपए। इसका मतलब है पिछले साल ऑनोरेरियम देना बाकी होगा। तो मैं बैलेंस शीट में आता हूं और लिखता हूं आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम, और पिछले साल में मैं लिखता हूं 400 रुपए। मतलब पिछले साल का, लास्ट ईयर का ऑनोरेरियम देना बाकी रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? वो लास्ट ईयर का ऑनोरेरियम हमने इस साल पे किया है 400 रुपए, इसीलिए मेरे पेमेंट्स अकाउंट में दिख रहा है। और मुझे कैसे पता चला लास्ट ईयर का है? क्लियरली क्वेश्चन में कहा है ऑफ 2021, दैट इज प्रीवियस ईयर 400 रुपए। अब इसका मतलब यहां से 2 चीजें निकल के सामने आ रही है कि करंट ईयर का खर्चा कितना है, और करंट ईयर का जो खर्चा है वो भी देना बाकी है, क्योंकि हमने पेमेंट तो पिछले साल का किया, करंट ईयर है 2022, है ना। तो उससे रिलेटेड मार्च 22 the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by ₹200। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करंट ईयर में ऑनोरेरियम का अमाउंट पिछले साल के कंपैरिजन से 200 रुपया ज्यादा है। पिछले साल का 2021 का ऑनोरेरियम का अमाउंट था 400 रुपए, इस साल का 200 रुपए ज्यादा है। मतलब इस साल का ऑनोरेरियम का अमाउंट कितना होगा? टू ऑनोरेरियम, तो वो पिछले साल से 200 रुपए ज्यादा होगा। मतलब इस साल का ऑनोरेरियम का अमाउंट जो ड्यू हुआ है, टू ऑनोरेरियम ड्यू कितना है? 600 रुपए। क्या हमने इस साल का ऑनोरेरियम पे किया है? सोच समझकर जवाब देना। क्या हमने इस साल का ऑनोरेरियम पे किया है? थिंक एंड देन आंसर। सर मेरे पेमेंट्स अकाउंट में दिख रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट में दिख रहा है कि मैंने 2021 का ऑनोरेरियम दिया है, 2022 के ऑनोरेरियम के बारे में कुछ नहीं दिया। मतलब करंट ईयर का ऑनोरेरियम देना बाकी है। हाउ मच इज दी ऑनोरेरियम फॉर करंट ईयर? सर 600 रुपए। ये पूरा 600 रुपए देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के कॉलम में आएगा 600 रुपीज। बहुत ही सिंपल। सेल्लू एडजस्टमेंट थे, सोपू एडजस्टमेंट છે, समझी गयू कुछ भाई? हाँ यार देखो, ऐसे ही नाम याद नहीं रहते हैं। मतलब लिटरली आप सोचो, आप लोगों की रेगुलरिटी, आप लोगों की पंक्चुअलिटी, दिल में दिमाग में ये जगह बनाई ना आप लोगों ने कि नाम याद रहने लगा है। ठीक है, ये चेक अनप्रेजेंटेड वाला जो एडजस्टमेंट है बैंक रिकंसिलिएशन का, इसको बाद में देखते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट नॉट येट अकाउंटेड, ये हो गया। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300।
तो हमारा जो ग्राउंड्समैन है उसको 300 रुपये का बोनस हमें देना बाकी है। ठीक है, पहले तो खर्चा है तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू बोनस टू ग्राउंड्समैन 300 रुपये, है ना। और अब ये क्योंकि देना बाकी है तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग बोनस। लेकिन ये कब जाएगा? एंड ऑफ द ईयर में 300 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। आउटस्टैंडिंग बोनस एंड ऑफ द ईयर, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आते हैं ये बैंक रिकंसिलिएशन वाले एडजस्टमेंट में। बहुत अमेजिंग मौका, देखो ये एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूट ना दो टॉपिक्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, अच्छे से समझना। हम लोगों को दिया गया है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। बहुत अच्छे से समझना, फोकस करना सभी जने। मुझे सबका फोकस चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस और सबका फोकस, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आपसे कहा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। चलो पेमेंट फॉर रिपेयर्स को बाद में देखेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या होता है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ा है ना, याद करना। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया। चेक इशू कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है और अगर आप चेक इशू करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होता है। अनप्रेजेंटेड चेक इशूड मतलब कैश बुक से तो बैलेंस कम हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक में बैलेंस अभी भी ज्यादा है। स्टार्टिंग पॉइंट कया 6, ये देखो स्क्रीन पे लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक 6, एंडिंग पॉइंट केस बुक 6। मोटा भाई तमे शू करवानो, वी ऑलवेज गो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। हम लोग यहां पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। चेक इशूड but not presented, check issued but not presented, 300 and 260। Are you getting? वापस एक्सप्लेन करता हूं, समझना। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। किसी को भी नहीं आता बैंक रिकंसिलिएशन के, मेरी प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लेना, फाड़ू तरीके से एक्सप्लेन, मजा आ जाएगा। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करते हैं कौन से बुक में एंट्री करते हैं? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा कम, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैश बुक। हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। दैट्स ऑल, इकलौता ट्रांजैक्शन है। अब हम लोगों को ये एडजस्टमेंट करने के बाद क्या मिलेगा? करंट अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से करंट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? ध्यान से देखना, करंट अकाउंट का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 300 और एंड ऑफ द ईयर में कितना होगा? अरे रे 150 था, उसमें से 260 गया, नेगेटिव 110, मतलब ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ रहा है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 300 का बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर में 110 रुपये का ओवरड्राफ्ट है। तो मैं यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 300 लिखता हूँ और एंड ऑफ द ईयर में क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो मैं बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। रेफरेंस दे रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, 110 रुपये। चेक कीजिएगा, 110 रुपये। क्लियर हुआ सभी को? इजी एडजस्टमेंट है, चेक करिएगा, बिल्कुल इजी एडजस्टमेंट है। क्लियर? अब इसका रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा समझना। मैंने रिपेयरिंग का जो अमाउंट पे किया है वो है 500 रुपीज़। हाउ मच अमाउंट डिड आई पेड? 500 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन कहता है चेक्स अनप्रेजेंटेड 300 रुपीज़, तो 300 रुपये के चेक्स प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, तो 500 रुपये जो मैंने पे किए थे ना, मुझे लग रहा था मैंने पे किया, उसमें से 300 रुपये का पेमेंट हुआ ही नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और 260 का अनप्रेजेंटेड है एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो इट इज लाइक आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 500 minus 300 plus 260, your repairs to equipments is going to be 460 rupees. Check all of you.
repairs to equipment will be 460 rupees. Very good adjustment, very good, amazing. अब सिर्फ बचता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट. ये अकाउंट से हमें मिलेगा डिप्रिसिएशन. 2-3 लाइंस जहाँ पर भी मिल जाए, थैंक यू के पास तो नहीं बनाना चाहता हूँ, 2-3 लाइंस जहाँ पर भी मिल जाए एक लेजर अकाउंट बनाना है टी फॉर्मेट का. कहाँ पे बनाऊँ, कहाँ पे, यहाँ बना लूँ, ठहरो. ये लेजर अकाउंट तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो इसी के नीचे मैं बना लेता हूँ छोटा सा टी फॉर्मेट का बना लेता हूँ, है ना. चलो, सो अब मेरे पास एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 800, ध्यान से समझना, और एंड ऑफ द ईयर में है 1750. तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट को मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखता हूँ सबसे पहले. बिगनिंग ऑफ द ईयर है 800, एंड ऑफ द ईयर है 1750. चेक कीजिएगा. अब मुझे इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ ले जाना पड़ेगा दोस्तों, इसके वर्किंग नोट में. बिगनिंग ऑफ द ईयर 800, एंड ऑफ द ईयर 1750. एग्जाम में टी फॉर्मेट अकाउंट्स अलाउड नहीं है, अगर ये बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, है ना. नाउ अंडरस्टैंड, सेल ऑफ इक्विपमेंट है 8080 का. 80 रुपये के इक्विपमेंट्स आपने बेचे हैं. एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट्स अकाउंट क्रेडिट. तो मैं यहाँ क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ 8080, ठीक है. और डेबिट साइड में आपने लिखा है, आपको दिया है कुछ, हाँ, मूविंग मशीन्स आपने परचेज की है 1500 रुपये की. 1500 की मशीन्स आपने परचेज की है. तो अगर आपने 1500 की मशीन परचेज की है तो आपके मशीन अकाउंट के डेबिट में आएगा 1500. मतलब दोस्तों अब हम ये लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा फिगर ऑफ डेप्रीसिएशन. टोटल ऑन डेबिट साइड इज ग्रेटर 2300 माइनस 1750 माइनस 8080. चेक कीजिएगा 470 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन है क्या. इज इट कमिंग टू 470 रुपीज़ डेप्रीसिएशन. ये डेप्रीसिएशन जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में. 470 डेप्रीसिएशन चेक करिएगा. दैट्स ऑल. अब सारे फिगर्स टिक मार्क हो चुके हैं दोस्तों, कोई भी फिगर पेंडिंग नहीं है. अब हम फटाक से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं. ये क्वेश्चन सौजन्य से है क्रिश हिबारे की तरफ से. तो क्रिश को सब जने थैंक यू कहना, जिसको भी ये क्वेश्चन पढ़ के मजा आया, से थैंक्स टू क्रिश. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है 3430. इसमें से मैं डेबिट्स माइनस कर रहा हूं. तो मुझे सरप्लस मिल रहा है 4040 का. चेक कीजिएगा 2 सरप्लस 4040 का. अब ये जो 40 का सरप्लस है ये जाता है मेरे बैलेंस शीट में. ठीक है. अब मैं सबसे पहले कौन सी बैलेंस शीट क्लोज करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट. सिंपल रूल है, डेबिट की टोटल लेता हूं. चेक करिएगा, इज इट कमिंग 3580 रुपीज. इसी टोटल को मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं 3580 रुपीज माइनस 500. ओपनिंग कैपिटल फंड क्या 3080 आ रहा है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग जो करंट ईयर का बनेगा ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग जो कि बनेगा करंट ईयर का ओपनिंग. चेक करिएगा, इज इट कमिंग 3080. अब मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा 4040. फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ लूँगा, फिंगर्स क्रॉस. 5210 टोटल आ रही है लाइबिलिटी साइड की, एसेट साइड की.
Oh yes, 5,210 and it's a match. It's a match. It's a tally. Check all of you. क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार क्वेश्चन करके, बढ़िया क्वेश्चन है क्रिश, गुड चॉइस और थैंक यू सो मच आप लोगों को। कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा ये टॉपिक का। इस टॉपिक के बाद हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे, लेट्स डिसाइड इट टुमारो। अगर आपकी वो भी रिकमेंडेशन है तो आप मुझे लाइव चैट में डाल सकते हैं। कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स का वन शॉट रिवीजन रहेगा। तो हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं सफलता बैच में, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एनीथिंग वट एवर यू से, आपका हुक्म सर, हाथों पर। सो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, देता रहूँगा आगे भी हमेशा। आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, आप लोगों की लर्निंग नहीं रुकने दूंगा। जब भी रहूँ, जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट लेता रहूँगा, कहता रहूँगा कि तुमसे दूरी का एहसास जब सताने लगा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आने लगा। जब जब भी भूलने की कोशिश की तुम्हें ऐ दोस्त, तो दिल के और भी करीब आने लगा। कहता था, कहता हूँ, कहता रहूँगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, शब्बा।